नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदरलाजे ने आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में चल रहे विकासात्मक गतिविधियों और जनसेवा वितरण का आकलन करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक और विभिन्न स्थलों का दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के खोंसा स्थित बोपिप अपर प्राइमरी स्कूल के 50 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। मौसम विभाग का जून से सितंबर के बीच पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदरलाजे ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में चल रही विकासात्मक गतिविधियों और जनसेवा वितरण का आकलन करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक और विभिन्न स्थलों का दौरा किया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिले में विकास कार्यों को मजबूती देने और जनसेवा वितरण को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सुझाव दिए। बैठक में सियांग जिले के उपायुक्त आयतागो, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न कार्यालयों के प्रमुख तथा MSME और श्रम विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से APSTS को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 50 गौरवशाली वर्षों में APSTS अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में कार्य कर रहा है। ये दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने, समुदायों को करीब लाने और राज्य की विकास एवं प्रगति की यात्रा को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि हर सड़क और हर मील के सफर में इसकी सेवाओं ने लोगों के प्रति समर्पण, दृढ़ता और प्रतिबद्धता को दर्शाया है। समारोह के तहत परिवहन मंत्री ओजिंग तासिंग ने आज खोंसा के नेहरू स्टेडियम में स्वर्ण जयंती मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के खोंसा स्थित बोपिप अपर प्राइमरी स्कूल के 50 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे की वास्तविक क्षमता केवल समर्पित और ईमानदारी शिक्षकों के माध्यम से ही नहीं विकसित की जा सकती है। उन्होंने स्कूल को स्वर्ण जयंती की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर बधाई देते हुए कहा कि तिरप जिले की शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महिला कल्याण संघ के महत्वपूर्ण योगदान रही है। संस्था को निरंतर सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्होंने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने मिशन के निरंतर बने रहने का आग्रह भी किया है। महिला कल्याण संघ की अध्यक्षा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के जवाब में श्री सोना ने अगले वर्ष में 2 कक्षाओं के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। इस समारोह का आयोजन महिला कल्याण संघ खोंसा के तत्वाधान में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज के दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री-नीट की घोषणा किया है और री-नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि छात्रों के विशेष और विश्वास को ठोस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंता के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना ने परिवारों को बिजली के खर्चों में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद की है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों में स्वस्थ बैलेंस शीट और साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इस भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में भी उभरे हैं। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून में मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है। 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली साइकिकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा है कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है। आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पुरुष के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काकामीगाहारा में कजाकिस्तान को 13-0 से शानदार जीत से पराजित किया है। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के माध्यम से मिली है। टैंकर निसोर केरोस हॉर्मुज जलडमरू मार्ग को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।